का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरी जो पिछली वीडियो थी वो हमारी संस्कृति या कला और संस्कृति के आरंभिक काल यानी कि प्रागैतिहासिक या प्रीहिस्टोरिक काल को लेकर थी। उसके बाद जो हमारा कालक्रमानुसार जो कला हमारी आती है उसकी बात करें तो वहाँ पर हम सिंधु सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति का नाम ले सकते हैं। सिंधु सभ्यता को अनेक नाम दिए गए हैं। आरंभ में यहाँ पर जो सांस्कृतिक अवशेष मिले थे वो सुमेरियन सभ्यता के तुलना उनसे की गई थी, इसलिए इसे इंडो सुमेरियन नाम दिया गया था। सिंधु नदी के किनारे बसे होने के कारण इसे सिंधु घाटी की सभ्यता नाम दिया गया। यहाँ के लोग हैं जो योजनाबद्ध नगरों में रहते थे, व्यापार करते थे, कृषि करते थे, साथ ही उन्हें लेखन कला का भी ज्ञान था, इसलिए इस संस्कृति को पूरा ऐतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक भी कहा गया। ताम्र पाषाण युगीन भी कहा गया है, संध सभ्यता भी कहा गया है। कांस्य युगीन सभ्यता के अलावा इसे हड़प्पा संस्कृति नाम भी दिया गया है। हड़प्पा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे जो पुरातत्ववेदा हैं वो सबसे पहले उन्होंने इस स्थान की खोज की थी और ये एक तरह से परंपरा रही है कि आरंभ में जो स्थान खोजा जाता है उसी के नाम पर उस सभ्यता का नाम दिया जाता है। इसलिए खोज की बात करें तो सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैनन ने उल्लेख किया था। उसके बाद 1853 और 1873 ईस्वी में जनरल कनिंघम ने इस टीले का सर्वेक्षण किया। यहाँ से कुछ उन्होंने प्राचीन वस्तुएं खोजी और 1875 ईस्वी में आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट में इसको छपवाया। 1912 ईस्वी में J.F. फ्लीट ने ब्रिटिश संग्रहालय द्वारा इस स्थल से उपलब्ध की गई कुछ सिंधु सभ्यता की वस्तुओं पर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में एक लेख लिखा, लेकिन उस समय इस स्थान का महत्व आंका नहीं जा सका था। इस सभ्यता की जो वास्तविक खोज हुई थी वो हुई थी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, और उस समय पर सर जॉन मार्शल थे, वो पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक थे और उन्हीं की देखरेख में खुदाई का जो कार्य है उसको या उत्खनन का जो कार्य है वो करवाया गया। सिंधु सभ्यता कितनी पुरानी सभ्यता है या कितने साल पुरानी सभ्यता है इसकी बात करें तो सबसे पहले जो सर जॉन मार्शल थे उन्होंने 1931 ईस्वी में सिंधु सभ्यता को 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व के मध्य रखा, जबकि घोष महोदय ने विभिन्न विश्लेषण किए और उसके बाद सिंधु सभ्यता का उदय 2500 ईस्वी पूर्व से 2450 ईस्वी पूर्व और अंत है वो 1900 ईस्वी पूर्व से 1600 ईस्वी पूर्व माना है, और जो अधिक प्रमाणिक तिथि है वो 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व मानी गई है। अगर सिंधु सभ्यता के उदय की बात करें कि इसका उदय कैसे हुआ, कौन लोग थे जो यहाँ पर बसे, क्या वो भारत के थे या फिर विदेशी थे, तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे प्रमाण मिले हैं जिससे पता चलता है कि मेसोपोटामिया जो कि इंडस सिविलाइजेशन से थोड़ा सा पहले की सभ्यता है, वहाँ से जो लोग थे वो नदियों के सहारे यहाँ पर आए और सिंधु नदी के सहारे और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसके सहारे अपने शहर बसाते चले गए और यहाँ पर स्थायी निवास करने लगे। सिंधु सभ्यता के महत्व को जानने के लिए हमें इसकी विशेषताओं पर ध्यान देना होगा। तो यहाँ मैं बता दूँ आपको कि एक नगरीय सभ्यता है। अधिकतर जो मकानों का निर्माण है वो पक्की ईंटों के द्वारा किया गया है। इनके मकानों की छत अंदर और बाहर से सादी होती थी और दीवारें भी अंदर और बाहर से सादी होती थी। अलंकरण यहाँ पर या डेकोरेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। इनके जो फर्श हैं वो कच्चे बने हुए थे। मकानों की छत चपटी होती थी और उनको बनाने के लिए सरकंडे को गूंथकर और मिट्टी के प्रयोग के द्वारा छतों को बनाया जाता था। यहाँ कहीं कहीं पर पत्थर की जालियाँ भी मिली हैं, जिससे पता चलता है कि रोशनदानों का प्रयोग भी ये लोग करते थे। हालांकि खिड़कियाँ न के बराबर होती थी। दीवारें नीचे से मोटी और ऊपर जाकर चपटी हो जाती थी। लोगों को गोल खंबे या जो स्तंभ हैं, पिलर हैं, उनका नहीं पता था, इसलिए चौकोर या जो पहले जो स्तंभ हैं वो हमें यहाँ पर मिलते हैं। धोलावीरा को छोड़कर बाकी जो नगर मिले हैं वो दो भागों में विभक्त मिले हैं, एक दुर्ग और दूसरा निचला जो नगर है वो दुर्ग, जिसे जो ऊंचे भाग पर होता था और वहाँ पर जो अमीर या संपन्न लोग हैं या फिर जो शासक वर्ग है वो निवास करता था, और जो निचला वर्ग है वहाँ पर आम जनता निवास करती थी। धोलावीरा में जो नगर है वो 3 भागों में बटा हुआ है, एक ऊपरी भाग, एक मध्य भाग और एक निचला भाग। इन नगरों को बनाने के लिए या फिर घरों को बनाने के लिए पक्की ईंटों का इस्तेमाल अधिकतर किया गया है। संपन्न लोगों के घरों की जो ईंटें होती थी वो 11 बाय 55 बाय 25 इंच की बनी हुई है। कहीं कहीं पर कुएं और जो स्नान घर है उसके फर्श के लिए ईंटें हैं वो
तराशी गई हैं या घिसी गई हैं और छोटे आकार की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। ईंटों की चिनाई गारे से होती थी, लेकिन जो विशेष इमारतें हैं जहाँ पानी का अधिक इस्तेमाल होता था या स्नान घर का जो फर्श होता था, वहाँ पर पानी को रोकने के लिए जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता था। जिप्सम के साथ वो राल को मिलाते थे और ईंट बनाने का जो काम होता था वो चिकनी मिट्टी से बनाते थे। लकड़ी के सांचे में ईंट बनाई जाती थी, बाद में उसको सुखाकर भट्टियों में पका लिया जाता था। इस सभ्यता में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है पानी की निकासी के लिए नालियों का प्रबंधन, जो कि काफ़ी उन्नत रहा है। हर घर से गंदे पानी और बारिश के पानी की निकासी के लिए नालियाँ बनाई गई हैं। ये जो नालियाँ थी ये बाज़ार के जो बड़े नाले थे उसमें जाकर मिलती थी, और बाज़ार की नाले जो थे वो जो जमींदोज नाले थे, जो कि सीवर थे, उनसे जाकर मिलते थे, और इस तरह शहर का जो गंदा पानी था वो शहर से दूर बहा दिया जाता था। यहाँ पर कुछ नालियों में कुंड भी मिले हैं जिससे भारी कचरा है वो बैठ जाए और वहीं से उसकी सफाई हो सके। कुछ नालियों में जालियाँ भी लगी हुई मिली हैं ताकि पानी है वो आगे रुकावट ना बने और वहाँ से उसको साफ़ किया जा सके। इसके अलावा रोड पर चलने वाले जो या सड़क पर चलने वाले जो लोग हैं उनको पानी के छींटे ना लगें, इसके लिए ढलानदार नालियों को बनाया गया है, और उसमें भी कहीं पर सीढ़ी नुमा जो डिज़ाइन है वो दिया गया है ताकि पानी का जो बहाव है वो ज़्यादा तेज़ ना रहे और छींटे ना लगें। इसके अलावा नालियाँ जो हैं उनको ईंटों के द्वारा ढका भी गया है। नालियों को समय समय पर साफ़ करने की व्यवस्था थी। फर्श हैं वो इनके पक्के थे, जिप्सम और चूने का लेप इनमें देखा जा सकता है। बारिश के पानी के निकास के लिए घरों में परनालों की व्यवस्था की गई थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो हमें खंडर मिले हैं उसमें निचले स्तर के यानी कि आम जो जनता जहाँ पर रहती थी वो इमारतें ऊपर जो दुर्ग वाली इमारतें हैं उनसे कहीं ज़्यादा उत्कृष्ट और अच्छे बने हुए दिखाई देते हैं। आरंभिक और मध्य युग की इमारतें सुनियोजित हैं, विशाल हैं और ठोस हैं। बाद में इमारतें हैं वो संकुचित, दुर्बल और बेतुकी बनी हुई है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हम जो नगरों की खुदाई हुई है वो कम से कम 7 स्तर उसके मिले हैं, और ये जो 7 स्तर हैं उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक आरंभिक युग है, एक मध्य युग है और एक अंतिम युग है। आरंभिक जो युग है उसमें हमने एक स्तर को रखा है, मध्य और जो अंतिम युग है उसमें हमने 3-3 स्तरों को रखा है। और यहाँ पर जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है वो मध्यम जो युग है उसमें आते हैं, क्योंकि ये युग था, ये सबसे अधिक विकसित युग माना गया है। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो काफ़ी विकसित थे। धातुओं की बात करें तो इनको सोना, चांदी, तांबा, रांगा और जो शीशा है उसकी जो 5 धातुएँ हैं उसका अच्छी तरह से इनको ज्ञान था। उन्हें सोने और चांदी के मिश्रण से बनने वाली इलेक्ट्रस नामक की धातु का भी ज्ञान था। कांस्य को बनाने की विधि भी अच्छी तरह से जानते थे। अधिकतर इनके जो आभूषण हैं वो सोने के बने हुए हैं, चांदी के आभूषण कम मिलते हैं। आभूषणों में हमें गलहार है, मेखला, कर्णफूल, बटन, सिर के कांटे, क्लिप है, लटकन है, बाजूबंद है, चूड़ियाँ आदि काफ़ी सारी मिले हैं। घरेलू सामान की बात करें तो मसाला आदि पीसने के लिए सिला मिली है, कटोरे मिले हैं। यहाँ पर तोल यानी कि मापने के लिए तराजू मिले हैं, और तराजू के साथ जो बाट होते हैं वो भी हमें मिले हैं जो कि काफ़ी अच्छी तरह से पॉलिश किए हुए हैं। यहाँ पर जो तोल की प्रणाली है वो 2 और 10 की संख्या के साथ घटती और बढ़ती रहती थी। यहाँ पर हमें कुछ पत्थर के गोले भी मिले हैं जो कि ब्लिस्टा नामक लकड़ी के यंत्र से दुश्मन पर फेंके जाते थे, यानी कि ये लोग युद्ध में भी अपनी सुरक्षा के लिए सचेत थे। और यहाँ पर सूत कातने और कपड़ा बुनने की तकलियाँ भी मिली हैं। कपड़ों के प्रमाण हमें नहीं मिलते, केवल जो इत्र डालने वाली छोटी शीशियाँ हैं उन पर उन वस्त्रों की छाप मिलती है, और जो प्राप्त मूर्तियाँ हैं उनको देखकर भी इनकी वस्त्र कला का जो ज्ञान है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। चित्रकारी के प्रमाण हमें जो मृद भांड हैं उन पर मिले हैं। ये ग्लेज की जो विधि थी उसका भी इनको ज्ञान था, जो मिट्टी के बर्तनों के अलावा अन्य वस्तुओं पर भी चढ़ाया जाता था, जिससे वस्तु को जब पकाया जाता था तो उस पर एक विशेष प्रकार की चमक आ जाती थी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कांचली जो मिट्टी है उसका प्रयोग ये बहुत अच्छे से करते थे, यानी कि मिट्टी जो है उसमें कांच को पीसकर मिला देते थे, और जब मिट्टी को पकाया जाता था तो जो कांच है वो मेल्ट हो जाता था और कांच की जो चमक है वो बर्तन में या उस वस्तु में आ जाती थी।
यहाँ पर मिट्टी के जो बर्तन हैं वो अधिक मिले हैं। बर्तन चाक पर बनाए जाते थे और अनेक आकारों में बनाए जाते थे। यहाँ पर जो मटके हैं उनके अलावा थालियाँ, प्लेट, फलदान, कटोरदान, ढक्कन आदि भी मिले हैं। इसके अलावा अनाज रखने के लिए बड़े जो भाट हैं वो भी यहाँ पर मिले हैं। चित्र की बात करें तो जो अधिकतर चित्र मिले हैं वो लाल पृष्ठभूमि पर काले रंग से बनाए जाते थे। इनमें ज्यामितीय अलंकरण होता था, पेड़ पत्ते हैं, कहीं कहीं पर पशुओं के चित्र भी बनाए गए हैं। अधिकांश जो चित्र हैं वो लाल और काले रंग के हैं, किंतु कहीं कहीं पर 2 से अधिक रंगों का प्रयोग भी किया गया है। इसमें लाल काले के अलावा हरा और पीला रंग मिश्रित करके इस्तेमाल किया गया है। कृषि की बात करें तो ये लोग गेहूं, जौ, तिल, मटर और खरबूजे की कृषि जानते थे। इसके अलावा खजूर, अनार, नारियल और कमल के पौधे को उगाना भी जानते थे। खेती के लिए बीजने, काटने और समेटने के लिए इन्होंने लकड़ी के साधनों और उपकरणों का प्रयोग किया है। शायद इसलिए इनके प्रमाण हमें नहीं मिलते, क्योंकि एक समय के बाद ये नष्ट हो गए होंगे। यहाँ पर अगली जो महत्वपूर्ण वस्तु हमें मिली है वो मिली है यहाँ पर सील्स, यानी कि मुद्राएं, जिन पर चिन्ह बनाए गए हैं, लिपि चिन्ह हैं। और दूसरा जो पशुओं की आकृतियाँ हैं वो इन पर अंकित की गई हैं। 3000 के लगभग हमें मुद्राएं मिली हैं। मुद्राओं को 2 भागों में बांटा गया है। पहली जो है वो बड़े आकार की है, छाप लगाने के लिए एक तरह से सांचे के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। इन पर उल्टे खुदे हुए जो पशु हैं और जो अक्षर हैं वो हमें मिले हैं। एक प्रकार से सांचे का इस्तेमाल करने के लिए इनको बनाया गया है, जो कि गीली मिट्टी, लाख, मोम आदि पर छाप लगाने का काम करती थी। दूसरी जो हमें मिली है वो खड़िया पत्थर की, सेटेटाइट की बनाई हुई है। इन पर कहीं लेख उल्टा है तो कहीं सीधा खुदा हुआ है, और इनमें पीठ पर एक छेददार उभार है। शायद ताबीज़ के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि उसमें धागा पिरोकर पहनने के लिए या धागा पिरोने के लिए उसको बनाया गया है। पहले वाली यानी कि जो छाप मुद्राएं हमें मिली हैं वो खड़िया पत्थर की हैं, आकार में वर्गाकार या फिर समकोण चतुर्भुज के आकार की हैं। ये जो हमें मुद्राएं मिली हैं इन पर पशुओं का अंकन काफ़ी अच्छा किया गया है। एक श्रृंगी, और इसके अलावा ब्राह्मणी जो बैल है, हाथी है, भैंसा है, बाघ है, गेंडा है, नीलगाय, मगर और हिरन आदि के जो चित्र है वो इन पर अंकित किए गए हैं। सिंधु सभ्यता में हमें जो चित्राक्षर हैं या चित्रलिपि जो हमें मिली है उसमें 600 से अधिक जो चिन्ह हैं वो हमें मिलते हैं। 60 के लगभग जो चिन्ह हैं वो मौलिक हैं और बाकी जो हैं वो केवल उनका रूपांतर है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता से हमें मूर्तियाँ भी मिली हैं। मूर्तियाँ हमें धातु की, पत्थर की और मृण मूर्तियाँ मिली हैं। इनमें देवी देवताओं की मूर्तियाँ, खिलौने या फिर अन्य जो मूर्तियाँ हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। सिंधु सभ्यता से प्राप्त इन वस्तुओं को देखकर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता थी वो काफ़ी विकसित थी। आज की जो वीडियो है उसे हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली जो वीडियो है उसमें हड़प्पा के जो प्रमुख केंद्र हैं उनकी खोज कब हुई, किसने की, और जो नगर हैं उनमें विशेषताएं क्या है, यानी कि क्या जो प्रमुख वस्तु है या जो वास्तुकला के जो नमूने हैं वो हमें मिले हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे, और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।